हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन मुरिया एंड वेलकम टू यूपीएससी जतिन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे लेटेस्ट एसएसबी एक्सपीरियंस को लेके, जो कि था जलंधर में फॉर एसएससी टेक 62 बैच 32 एसएसबी जलंधर। ओके, सो मेरा जो एसएसबी था वो 23 तारीख से था, 23 नवंबर से। तो मैं 22 तारीख को जलंधर पहुंच गया और जलंधर में मैं जहाँ रुका उस जगह का नाम है बूढ़ा साहिब गुरुद्वारा। तो आप लोग भी वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ पर जो बहुत नॉमिनल फीस है, मतलब 100 रुपीज़ वो आपसे लेते हैं। साथ में आपको वहाँ पर लंगर में खाना खाने को मिल जाएगा, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल। सो हम 2-3 लोग थे जो वहाँ पर गए और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी थे। मतलब उसी गुरुद्वारा में एटलीस्ट मान के चलिए 6-7 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बैठे हुए थे हमारे साथ, जो अगले दिन हमारे साथ सेम बैच के लिए जाने वाले थे, और उन्हीं में से एक बंदा रिकमेंड भी हुआ है। सो आप लोग भी अगर जा रहे हैं जलंधर तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। सो अब बात करते हैं, जब हम गए 23 तारीख को, जब हमने रिपोर्टिंग करी तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद 132 लोग बचे। 5-6 लोग थे जो डॉक्यूमेंट आउट हो गए। इनमें से टोटल जो 132 लोग हैं उनमें से लगभग आप मान के चलिए कि 10, 12 या 15 लोग रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी हो गए। फिर बात होती है हमारी स्क्रीनिंग वाली, जिसमें हमें OIR दिखाई जाती है। OIR अगेन वो सबसे ज़्यादा कॉमन TIPR 53, 54 ये सब हमें आती है। सबके लिए इनफ टाइम मिलता है, यहाँ पर बहुत टाइम मिलता है जलंधर में, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत समय दे देती है। सो आप मान के चलिए हमें ईजिली 40 मिनट्स मिल रहे थे हर एक DIPR के लिए, और सारी DIPR ईजिली हो जा रहे थे। और वहाँ की एक और अच्छी बात क्या है कि सारी DIPRs ऑलरेडी मार्क्ड है। सो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आपने देखा जैसा आप कंफर्म करिए कि हाँ ये सही है कि नहीं है, एंड देन गो एट, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी है जिसमें पूरे गलत आंसर मार्क है, तो आपको और वो डिले कर देगी आपका सोल्यूशन। सो जो पहली वाली DIPR आती है वो थोड़ी सी टफ आती है, सेकंड वाली बहुत सिंपल आती है। तो जब भी आप अगर SSB जा रहे हैं और OIR टेस्ट कर रहे हैं तो पहले वाले में 100% देना, क्योंकि पहला वाला अक्सर बच्चों का छूट जाता है। उसके बाद जो सेकेंड वाला होता है उसमें समय सबको मिल जाता है। सो बी श्योर कि आपकी OIR की प्रैक्टिस अच्छी खासी है, और यहाँ पर वो चेक भी होते हैं, ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप OIR की प्रैक्टिस अच्छी रखें। मैंने दोनों OIR के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे विद इन टाइम लिमिट, और कुछ समय तो मेरा बच भी गया था, तो आई वाज जस्ट डूइंग द हेड डाउन, क्योंकि 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक मेरे, एंड अब तक तो वो रट चुके हैं, तो जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा PPDT वाला पार्ट। PPDT में हमें जो सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, जैसा कि हर बार दिखाई जाती है। और इस बार की जो हमारी पिक्चर थी वो ऐसी थी कि मान के चलिए कोई एक इंजीनियर टाइप का है, ठीक है, इंसान, कोई आर्किटेक्ट मान लीजिए। सो वो बैठा हुआ है एक टेबल पे, और एक उसका सपोज करिए कि कोई असिस्टेंट वगैरह कोई इंसान उसे एक बड़ा सा मैप दिखा रहा है, और एक सामने एक और इंसान खड़ा हुआ है जो सपोज मान के चलिए कि उसको अप्रोच करने आया। तो सबकी स्टोरी यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसी बन रही थी कि ये आर्किटेक्चर वाला इंसान है, कोई कंस्ट्रक्शन वाले काम पे कुछ काम वाम कर रहा है। जो मेरी यहाँ पर स्टोरी थी वो ये थी कि दिस गाय इज अ सिविल इंजीनियर, और इसको एक बंदा अप्रोच करता है फॉर गेटिंग हिज हाउस कंस्ट्रक्शन में अप्रूव, ठीक है। सो ये उसको पहले बताता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, और फिर जब वो दोबारा आता है तो उस डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करता है। एंड देन फिर अपना जो सबऑर्डिनेट है, क्योंकि मुझे उसको भी इन्वॉल्व करना था, तो मैंने बोला कि ये सबऑर्डिनेट से बोलता है कि प्लीज मुझे आप लोकेलिटी का एक मैप दिखाइए। फिर हाउस कंस्ट्रक्शन मैप को लोकेलिटी के मैप के साथ कंपेयर करता है, फिजिबिलिटी देखता है उसकी कंस्ट्रक्शन की, और फिर उसे ऑन साइट जाके एक और बार कंफर्म करता है, देन उसको अप्रूव कर देता है। सो ये मेरी सिंपल सी स्टोरी थी। और फिर इसके बाद हमारा ग्रुप नरेशन होता है। नरेशन का की है कि आप नरेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बस आवाज़ तेज कर देते हैं और फटाफट बोल देते हैं, वो दिखाता है कि आप नर्वस हैं। सो आप ऐसा करिए कि आप चेस्ट से बोलें अपने, ठीक है, लाइक दिस, और लाउड एंड क्लियर, जस्ट स्पीक लाइक ऑफिसर, आराम से बोलिए। ऐसे बोलिए कि यू आर ओनिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, कि आपका एक बड़ा सा शो चल रहा है, और ये जो भी बैठे ना, ये जितने भी आपके SSS बैठे हुए हैं वो आपको सुनने आए हैं, ठीक है, वो आपको जज करने नहीं आए। अगर आप ये माइंडसेट से नरेशन देंगे ना, आपको 100% आप स्क्रीन इन होंगे। क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको कि कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए हैं। मतलब बस 27 बच्चे स्क्रीन इन हुए, और जिसमें से जो हमारे 12-15 जो मैं बता रहा हूँ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, उसमें से मात्र 5 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो पाए, बाकी सारे बाहर हो गए। सो ये मान के चलिए स्क्रीनिंग में यहाँ पर कंपटीशन अच्छा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम अलग ही है, मतलब जैसे इससे पहले मैं 32 रिपोर्टिंग थी मेरी SSC IT की। सो एक ही पोटेंशियल वाले बच्चे स्क्रीन इन होते हैं। यहाँ पर क्या था कि जब मैं बैठा तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो सही से अपना नरेशन ही नहीं दे पा रहे हैं। वो एकदम कोई 15 बच्चे एक साथ बैठे हुए, तो सब लोग नर्वस हो गए, सब लोगों ने घूर के देख रहे हैं। सो अगर आपने बस एक कुछ की एलिमेंट्स पे वर्क कर लिया ना, तो मैटर नहीं करता कि कितने बच्चे आ रहे हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 500 हैं, चाहे 1000 है, ठीक है, आपका जरूर हो जाएगा उसमें। तो आपको क्या रखना है, आपका नरेशन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर रखना है। और जैसे ही, और तो स्टोरी तो ऑब्वियसली आपको अच्छी रखनी है। स्टोरी की बात मैं बता रहा हूँ, जब आपकी स्टोरी अच्छी बन गई, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, माई स्टोरी इज गुड, ठीक है, उसके बाद आपको नरेशन एकदम बोल्डली देना है। और फिर ग्रुप डिस्कशन जब होता है, क्योंकि मैं क्या था कि अभी मैं 3 बार लगातार स्क्रीन इन हुआ, उससे पहले मैं एक हार्ड कोर स्क्रीन आउट था,
मैं लगातार मेरे 4 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था और पहली बार में मेरे 5वें अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हुआ था। सो पहले मैं क्या करता था, पहले मेरा नरेशन भी अच्छा रहता था, मेरी स्टोरी अभी जो मैं लिखता हूँ उससे भी अच्छी होती थी, बट मैं जहाँ एकदम खराब करता था वो था ग्रुप डिस्कशन का पार्ट। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट था रिजल्ट के लिए, मुझे एनी हाउ स्क्रीन इन होना था, ठीक है। इवन तो मुझे पता है कि हाँ मुझे ग्रुप के साथ जाना है, तो पर अगर मेरे को ग्रुप के साथ भी जाना है तो मैं ग्रुप को इवेंचुअली डोमिनेट कर दूंगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मौका मिल भी नहीं रहा है तब भी मैं मौका बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो एक बेकार इमेज डालता है। पर अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज करिए जैसे हमारा बना, मैंने 2 बंदे चूज कर लिए, मैंने एक स्टोरी, क्या हुआ कि सब लोगों ने अपनी स्टोरी नरेट करी, मैंने सबकी स्टोरी सुनी, ठीक है, सबकी स्टोरी में सुनता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब ऐसा होता है ना कि जब चल रहा है नरेशन, तब मैं फिगर आउट करता हूँ कि अच्छा ठीक है कॉमन स्टोरी कैसे बन सकती है जिसमें मोस्टली लोग एग्री कर जाओ और वो स्टोरी भी अच्छी हो। सो इस बार क्या था कि एक बच्चे ने कहीं ना कहीं से अपनी स्टोरी में वो एंगल लेके आया एक ऑर्फनेज कंस्ट्रक्शन करने का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ काम था, मुझे लगा हाँ यार ऑर्फनेज वाला आइडिया अच्छा लग रहा है, ये इसमें लोग बाग भी इजीली मान जाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उससे पहले और फिर एक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर वाली बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको अगर मेरे को मेरी बात सुनने के लिए अगर एग्री करवाना है देन मुझे इन दोनों स्टोरी को मिक्स करना पड़ेगा। सो उन्होंने क्या किया कि पहले 8 और 7 का ऐसा डिवाइड कर दिया, और जैसे ही हमारी ग्रुप की टर्न आई मैंने सबसे पहले ये पॉइंट रख दिया, मैंने चेस नंबर सबसे पहले बोले, ताकि वो जो एटलीस्ट जो 2-3 चेस नंबर जिनकी स्टोरी मिक्स करने वाला हूँ, तो वो तो मेरी तरफ एकदम सुने मेरी बातों को। सो मैंने बोला जेंटलमैन, आई थिंक दैट द स्टोरी ऑफ दिस चेस नंबर आर रियली गुड एंड वी कैन मेक अ वेरी गुड स्टोरी बाय ब्लेंडिंग these 2 or 3 stories together. Like as he talked about orphanage and he talked about this architecture thing. So we can construct an orphanage, right? Being an architect. So बोलते हैं हाँ this is a good idea. अब इससे हो गया कि आपने ग्रुप को एक डायरेक्शन दे दी, और जो इंसान एक ग्रुप को डायरेक्शन दे पा रहा है जीडी में, स्क्रीन इन वाले में, वो पक्का स्क्रीन इन होता है, ठीक है। अब आपने ये काम कर दिया है, उसके बाद सेट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अच्छा ये काम कर दिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पहले अगर मैं डोमिनेट भी नहीं करता था ना ग्रुप, पर मैं सोचता था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैंने ये भी कर दिया उसका मैं सोचूंगा ठीक है मुझे ग्रुप आगे लेके जाना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अ लीडर ऐसा नहीं करता। आपने एक डायरेक्शन दे दी, लेट देम डिसाइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये आप ये एक ही चीज़ों के ऊपर बार बार उलझ रहे हैं, तो डिस्कशन में आके लेके जाओ कि बोलो जेंटलमैन, आई थिंक दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द एक्शंस नाउ, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग्स नाउ, लेट्स टॉक अबाउट फंड्स। और फिर उसका ऐड ऑन करते जाओ कि अच्छा ठीक है अब क्या बात हुई कि अच्छा ठीक है ये लोग अब फंड्स लेकर आए, फंड्स कहाँ से लेके आएंगे, कि ये वाली स्कीम लगा सकते हैं, एनजीओ से फंड्स ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। सो उसमें एक यूनिक आइडिया दे दो। कुछ लोगों ने अच्छे पॉइंट्स बोल दिए तो उससे बोल दो कि हाँ यार जस्ट नंबर दिस गिव अ वेरी नाइस पॉइंट, वी कैन एडिट। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही होगी है, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप स्क्रीन इन होने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में बहुत ईजीली स्क्रीन इन हो जाते हैं, बट उसके बाद फिर डिफिकल्टी फेस करते हैं स्क्रीन इन होने में। बट मुझे वैसा लगता है कि मैं 5 या 6 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। सो मैंने हर एक अटेम्प्ट में कुछ नया तरीका अपनाया है, तो अब मुझे पता है कि किस तरीके से स्क्रीन आउट होते हैं। मतलब क्या होता है ना, जब हमारा चल रहा होता है, अगर OIR को थोड़ा छोड़ दें, ठीक है, तो जो मैं लिस्ट सोचता हूँ ना दिमाग में कि हाँ ये बच्चे स्क्रीन होंगे, एक्जैक्टली वही बच्चे स्क्रीन होते हैं। पता नहीं क्या, मतलब शायद मैंने इतने सारे वो प्रोसेस देख लिए कि अब मुझे आइडिया लग गया है कि हाँ ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बच्चे ऑलमोस्ट स्क्रीन इन होते हैं। एक आध 2 एक्सेप्शंस ऊपर छोड़ दें OIR की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं हम लोग, जैसे हमारा ये हो गया, उसमें 27 बच्चे हम स्क्रीन हुए, 5 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, जहाँ मुझे 6 बच्चे गुरुद्वारे में, 6-7 बच्चे गुरुद्वारे में मिले थे, उसमें से मात्र 2 हुए। सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बहुत सारे बाहर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद सेम डे हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन करते करते रात के बज जाते हैं 6-7। उसके बाद हम खाना खाते हैं। वो हमें जो फ़ोन करने के लिए मुश्किल से 2 मिनट मिले हुए थे, तो उसमें बस मैं अपने मैनेजर को मेल कर पाता हूँ और घर पे मैसेज ड्रॉप कर पाता हूँ, कॉल पे बात भी नहीं कर पाता कि मैं स्क्रीन हो गया हूँ, ठीक है। तो ये काम होते ही फ़ोन रख लिया जाता है और फिर खाना वाना खाते हैं हम लोग रात का, एंड नेक्स्ट डे चालू हो जाता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। और अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में फिर से जो 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, अब 12 पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स हैं जो रिपीटेड है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक तरीके से बच सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने से इफ़ यू आर वेरी वेल ट्रेंड, ठीक है। मतलब अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो तो आपने इवेंचुअली अपना सबकॉन्शियस माइंड को भी अच्छे से ट्रेन कर लिया, एंड नाउ यू आर क्लोज टू बीइंग एन ऑफिसर, ठीक है। तो बहुत सारी पिक्चर्स होती है जो रिपीटेड होती है, जैसे मैं भी आपको कुछ बताऊंगा ना तो आपको पिक्चर्स रिपीटेड लगेंगी। मेरे जो SSBs है उसमें मुझे 2-4 पिक्चर्स रिपीटेड दिख जाती हैं। एक पिक्चर है जिसमें फोर्ट पे 2 ऐसे कुछ लोग चढ़ रहे होते हैं रोप से, और यहाँ से 3 लोग आते हैं, 3 ऑफिसर टाइप के इंसान। आपने वो पिक्चर देखी होगी, मेरे को यहाँ तक अगर आप सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक पिक्चर मान के चलिए जो आपने बहुत लोगों ने देखी होगी कि एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर नीचे से नदी बह रही है, एक इंसान ऊपर खड़ा हुआ है, इधर से एक बोट आ रही है, बोट पे कुछ लोग हैं, साइड में कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये पिक्चर्स हैं। तो और ये पिक्चर्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी। तो ऐसे टाइप की हमारी स्टोरीज थी। समुद्र के अंदर की बहुत पिक्चर्स थी, मतलब पानी, नदी में एक बच्चा डूब रहा है, पीछे एक बोट खड़ी है, एक इंसान तैर रहा है, एक इंसान रस्सी लेके खड़ा हुआ है,
एक बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है और एक इंसान अपनी बोट पे जा रहा है। ये पानी वाली तो हमारी बहुत सारी पानी वाली पिक्चर्स भरी थी। एक पिक्चर ऐसी थी कि एक रूम है जिसमें सब लोग शायद सफ़ेद कपड़े पहन के खड़े हुए हैं और एक इंसान मतलब एक सपोज मान के चलिए कि कोई उसका डैड होगा या कोई है सीनियर सिटीजन जो उस आदमी पे जो चाहे जिसको आप अपना लीड बनाएंगे उस पिक्चर में, मोस्टली लोग जिससे बनाएंगे उसके ऊपर ऐसे आके उसको रो रहा है और उसको सहानुभूति टाइप का दे रहा है। और ये पिक्चर थी जहाँ पर मैंने खराब किया बिकॉज आई हैव रिसेंटली सीन अ डेथ। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप फैमिली में डेथ में देखते हो तो आपको एक वो साइकोलॉजिकली आपको मालूम चलता है कि यार ये कहाँ मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये लिख रहा हूँ, ये डेथ वाली चीज़ मेरे अंदर क्यों आ रही है। बिकॉज रिसेंटली मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तो वहाँ पर वो मुझे सीधा वो क्लिक किया और मैंने वो लिख दिया और मुझे लगा कि ओके ठीक है, यहाँ पर डेड बॉडी भी नहीं दिख रही है और वो मेरे अंदर आ रहा है और वो मैं लिख रहा हूँ पेन से। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ यहाँ थोड़ा सा मैंने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक अब ये स्टोरी मैंने लिख दी है, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया ये लिख के। ठीक है, उसके बाद फिर एक आपको बॉडी दिखेगी, डेड बॉडी दिखेगी, उसको मैं इग्नोर करके लिख रहा हूँ कि ये डेंगू का पेशेंट है और इसके साथ में जो लड़का खड़ा हुआ है वो उसको हेल्प कर रहा है। सो ये मेरे को ये मुझे पता है कि ये रीज़न था इस बार मेरे कॉन्फ्रेंस आउट होने का। ठीक है, ये दो स्टोरी जो मैंने यहाँ पर करी। फिर इसके बाद क्या होता है, टैट होता है, ब्लैंक साइड मिलती है। फिर उसके बाद आता है वेट वहाँ के काफ़ी सिंपल है। ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे कि हर बच्चा 50s की रेंज में तो वेट करेगा, मैंने 60 करे थे। वहाँ पर बस एक यूनिक वर्ड आता है डेम का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल लेडीज। तो मैंने उसमें लिख दिया कि डेम आर केयरिंग, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आता है एसआरटी की इस बार मैं प्रैक्टिस करके गया था। मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट एसआरटी करे वहाँ पर, मैंने 60 के 60 सारे एसआरटी कर दिए। कुछ बच्चे थे जिन्होंने 32 एसआरटी करे, कुछ करे 48 करे, 40 करे, 27 भी करे कुछ लोगों ने। बट मैं उसको रीड कर रहा था और रीड करते करते मैं मतलब सपोज करिए कि मैं लास्ट अपना पिछला सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसका आखिरी वर्ड लिख रहा हूँ और मैं उसी समय दूसरा सेंटेंस भी रीड कर लूँगा, सोचूंगा दूसरा लिख दूंगा। सो उसके चक्कर से मुझे लग रहा था कि मैंने टैट वाला जो गैप है वो थोड़ा सा कवर कर लिया। फिर उसके बाद ये हमारा साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कंप्लीट हो जाता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा सा पहले मेरा डिसाइडेड था, मैंने उसी को रिवाइज किया और मैंने उसको लिख दिया वहाँ पर। सो ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये वही है जो मैंने मेरे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मतलब जो जीसी था उसके जो थे उससे फिर मैंने इंस्पायर्ड होकर मैंने खुद का सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा और मेरे को लगता है कि वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन काफ़ी ठीक है। सो मैंने उसको लिख दिया। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट डे हमारा जीडीओ का। जीडीओ में क्या होता है, कुछ बच्चों का साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही इंटरव्यू चालू हो गए थे, तो मेरा नहीं था पहले दिन, मेरा अगले दिन था। सो क्या हुआ कि हमारा जीडीओ था, जीडीओ 1 था। जीडीओ 1 में क्या हुआ कि जो मेरा ग्रुप था इस बार हमें 27 लोग हुए थे, तो 10, 8, 9 इस तरीके के ग्रुप बनाए गए। ठीक है, एक में 10, एक में 8, एक में 9 बच्चे। सो जो मेरा ग्रुप था उसमें से एक भी इंसान रिकमेंड नहीं हुआ अभी। बाकी जो एक 2 बच्चे टोटल रिकमेंड हुए, एक ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट था जो मुझे गुरुद्वारा में मिला था और एक 15th अटेम्प्ट में आया था। ही वॉज अ वेरी रियली नाइस गाय, विकास। सो वो रिकमेंड हुए। ये दोनों इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे, मतलब ये आगे खुद आपसे बात करेंगे कि जतिन क्या कर रहे हो, जब देखो भाई दिन भर प्रेस करता रहता है। वो मुझसे बस इस तरीके से बात करते थे। वो दोनों इंसानों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी यार, दूसरी मतलब वो डिजर्व करते थे इस बार। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप कुछ बंदों से मिलते हो, आपको लगता है कि यार इसे तो रिकमेंड होना चाहिए था। तो उसमें से जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट था उसकी ऑलरेडी नेवी में ज्वाइनिंग आ चुकी थी, वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये SSC एंट्री है और उसको परमानेंट PC कमीशन मिला हुआ है नेवी में। सो ही विल बी गोइंग ओवर देयर, बट जो विकास है वो ज्वाइन करेगा एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, फिर उसके बाद आता है हमारा जीडीओ टास्क चालू होता है। जीडीओ में क्या होता है कि सबसे पहले जीडी होता है। जीडी में हमारा ग्रुप पूरा फिश मार्केट बन गया। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग हमारा ग्रुप मतलब क्यों रिकमेंड नहीं हुआ कोई। पूरा फिश मार्केट था, 2 रिकमेंडेड बंदे थे, बट वो लोग भी मतलब थोड़ा फिश मार्केट में ही लाइक एक उसमें से अच्छा था, बट एक थोड़ा फिश मार्केट तरफ लेके जाना। एंड देन वो ग्रुप पूरा का पूरा फिश मार्केट बन गया। जीडी में कुछ लोग बोल पाए, मतलब सब बोल पाए, बट वो एकदम दिख रहा था कि जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक, जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक, जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक। पूरी जीडी में बस वही चल रहा है कि जेंटलमैन आई हैव 1 पॉइंट। वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप इतने दिन अगर साथ में रह रहे हो तो आपसे एक उम्मीद ये है कि आप ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। वो मैं भी नहीं कर पाया क्योंकि पिछली बार मैं जब जाता था तो मैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता था। इस बार रूम अलग अलग थे और पता नहीं था कि किस ग्रुप के साथ मैं जाने वाला हूँ। सो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। और जब कुछ लोग रिकमेंडेड हो ऑलरेडी तो उनके सामने जाके बोलना कि भाई हम लोग चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से बात सुनेंगे। आप एक अथॉरिटी आपके जो प्रीवियस रिजल्ट्स होते हैं ना उससे आती है, और वो मेरे पास नहीं था तो मैं इतना वो दिखा नहीं पाया। वो मेरा फॉल्ट है एक। तो हमारा ग्रुप में काफ़ी चिल्लम चिल्ली हुई। जीपी आया, जीपी का सॉल्यूशन मैंने इतना अच्छा लिखा नहीं, और उसमें भी मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि 2 ग्रुप बढ़ रहा था आगे, बट देयर वाज लॉट ऑफ केओस। ठीक है, सो ये हमारा जीपी जीडी होता है। उसके बाद हमारा पीजीटी होता है। पीजीटी
मैं एक नॉर्मल टास्क था, मतलब ठीक टास्क था। उसमें से जो हमारा एचएस नंबर 4 था उसको अच्छे खासे आइडियाज़ आ रहे थे। मैंने भी कुछ स्टार्टिंग के 2 ऑब्स्टिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करी, मैं अंदर था और मैं सॉल्व कर रहा था उन्हें। एंड इस तरीके से हमने पीजीटी किया। पीजीटी के बाद हमें उसी दिन करा दिया जाती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अब पिछली बार मैंने देखा था कि मुझे कमांडो वॉक पे जब मैं चढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा डरा रहता हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या था कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो आई वॉज रियली स्कैर्ड ऑफ वॉकिंग ओवर दिस कमांडो वॉक। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इस बार मैं कमांडो वॉक ही करूँगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कमांडो वॉक किया, सारे टास्क किया मैंने, 10 टास्क किए, आराम से किया। मतलब मैं तो बर्मा ब्रिज पे आके इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया वहाँ पर। सो अब क्या हुआ कि हमारा आयोट कंप्लीट हुआ एंड कुछ लोगों ने 12 किए, कुछ लोगों ने 6 किए, मैंने 10 किए। 10 फिर उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा नेक्स्ट डे आता है और उसी दिन मेरा सेम दिन मेरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो जो मेरा इंटरव्यू लिया वो बोर्ड के प्रेसिडेंट ने लिया, जो ब्रिगेडियर रैंक के थे। सो उन्होंने मुझसे, मुझे पता है कि इंटरव्यूअर ने भी शायद मुझे, मेरे को लग रहा है कि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट से आई एम गेटिंग रिकमेंडेड बाय इंटरव्यू ऑफिसर, क्योंकि इस बार जो मेरी कॉन्फ्रेंस थी वो भी 15-20 मिनट, मतलब 15 मिनट का लगभग मेरा वेट था। वन ऑफ द हाईएस्ट वेट था हम लोगों में। सो पक्का वो डाउटफुल केस रहा होगा, जो मुझे लग रहा है अभी। सो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया। उन्होंने मुझसे एट लास्ट ये पूछा कि जतिन आपने कहीं कोचिंग वगैरह करी हुई है क्या? मैंने बोला सर नहीं करी है। बोलते क्यों नहीं करी? और फिर घुमा के पूछे कि कोचिंग करी कि नहीं करी। जस्ट ही वांट टू गेट कंफर्मेशन। उन्हें लग रहा था कि मैंने कहीं कोचिंग करी है बट मैंने नहीं करी है। तो मैं बहुत क्लियर था कि सर मैंने नहीं करी है, मैंने बस यूट्यूब इन जगह से पढ़ा है। सो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है यू कैन गो। एंड फिर वही रिकमेंडेशन वाला थोड़ा बहुत उन्होंने बोला, तो मुझे लग रहा था कि हाँ आई एम गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम हिम फॉर श्योर। और बट मेरे को लग रहा था कि मैंने साइक थोड़ा सा टाइट स्टोरीज हल्की ख़राब कर दी है। फिर उसके बाद और मेरे को लग रहा था कि जीडी में मेरा पार्टिसिपेशन थोड़ा ठीक नहीं रहा इस बार। इवन जीपी भी मैं इतनी अच्छी नहीं लिख पाया हूँ। बट फिर क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट डे आता है जीटीओ का। नेक्स्ट डे में हमें कराया जाता है कमांड टास्क, एफजीडी एंड लेक्चरेट, ठीक है। अब जो लेक्चरेट था मेरा वो मैंने काफ़ी अच्छा दिया। लाइक एकदम वो होता है ना कि स्पीकिंग फ्रॉम माय चेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। बट एक हल्की सी मुझे थोड़ी दिक्कत लगी बाद में कि मेरे को लगा कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल गया। वो अब मैं अगली बार जब जाऊँगा तो आई विल बी लाइक थिंकिंग अबाउट दिस। मेरे पॉइंट काफ़ी अच्छे थे। मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, स्पेल टेक्निक बोलता हूँ मैं उसे, डिफरेंट टॉपिक्स जनरेट करने के लिए। एस से आता है सोशल, पी से आता है पॉलिटिकल, ई से आता है एजुकेशनल, एल से आता है लीगल और लेजिस्लेटिव, टी से आता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये 5 तरीके के आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं और 3 मिनट में ये बोलने में काफ़ी अच्छा है। सो मेरा जो टॉपिक था इस बार मेक इन इंडिया था। कुछ और भी टॉपिक्स दिए गए थे मुझे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग दिया गया था। जीडी में भी हमारा टॉपिक वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। और अगला टॉपिक रिलेटेड था कि वुमेन का आगे जाने के लिए क्या रीज़न है, क्या हरासमेंट रीज़न है, क्या कॉम्पिटिशन रीज़न है, या फिर क्वालिटी ऑफ जॉब रीज़न है। ये थे, हरासमेंट तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। सो ये सब चीज़ें थी हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। और फिर हम आगे जाते हैं हमारे कमांड टास्क के लिए। कमांड टास्क में क्या करा गया कि सीक्वेंस वाइज लोगों को बुलाया गया, जिसका मतलब उन्हें परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लग रहा था। मुझे 4th नंबर पर बुलाया गया, लास्ट 4th। एंड मुझे 3 लोगों ने कमांड टास्क के लिए बुलाया अपने साथ। भोपाल में मुझे 4 लोगों ने बुलाया था, इधर मुझे 3 लोगों ने बुलाया। एंड कमांड टास्क वॉज रियली गुड, मतलब ठीक था, मैंने उसे जल्दी सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट वो हो गया था मेरा कमांड टास्क भी। सो कमांड टास्क हुआ एंड देन उसके बाद एफजीटी में मैं पीछे से थोड़ा पार्टिसिपेशन कर रहा था। मैंने सोचा, क्योंकि मैं जो मेरा पीजीटी था उसमें मैं अंदर गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि लेट गिव अदर्स चांस, ठीक है। तो मैं इधर बाहर से खड़े होकर थोड़े मेरे आइडियाज़ बता रहा था। एंड यस, तो इस तरीके से हमारा जीटीओ का डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। बात आती है कॉन्फ्रेंस वाले डे की। सुबह रिपोर्ट करना रहता है और रिपोर्ट करने से आता है कि वहाँ के जो CHM सर हैं, ही इज़ रियली नाइस गाय, काफ़ी अच्छे से आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा देते हैं, सुबह खड़ा करके आधे घंटे अपनी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। बट या आपको मज़े आएगा उनके साथ भी काफ़ी, मतलब बातचीत करके। एंड अब कॉन्फ्रेंस वाले दिन होता है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन सबको बुला रहे थे, 2-2, 3-3 मिनट का सबका ब्रेक था। बट फिर जो मेरा है और एक आध कैंडिडेट और होंगे हार्डली, जिनका 10-15 मिनट चला पहले का ब्रेक। सो मुझसे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये पूछा कि जतिन आप पिछली अटेम्प्ट के कंपैरिजन में इस बार क्या नया सीख रहे हो, एंड आपकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है आपके हिसाब से, कहाँ पर आपने लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। और फिर बस यही कि खाना वाना आपने ठीक ठाक दिया वगैरह वगैरह, और देन उसको मुझे भेज दिया। और फिर मैं जब रिजल्ट सुनाया गया तो बोला कि बस 2 ही रिकमेंडेशन है, 1 विकास और 2nd सुब्रो, ये नाम था। मैं एग्जैक्ट नाम भाई का वो महाराष्ट्र साइड का नेम था, तो मुझे एक्जैक्टली वो याद नहीं हुआ। एस से था, SU करके था, बट ही इज़ रियली अ नाइस गाय। और ये दोनों इंसान बड़े अच्छे थे। सो यस, ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है, बाकी मुझे अभी सीरियसली नहीं पता है कि मैंने कहाँ ब्लंडर किया है। पिछले 2 अटेम्प्ट से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि
मुझे मतलब वो पूरी प्रोसेस के बाद ऐसा लगता नहीं, अंदर से एकदम वो गट फीलिंग नहीं आती कि आई एम गेटिंग रिकमेंडेड, बट ऐसा लगता है कि हाँ बाउंड्री कैसे, बट उसके साथ साथ जैसा भी स्क्रीनिंग में आने लगी ना 100% लगता है कि हाँ दिस टाइम तो आई एम गेटिंग स्क्रीनिंग। पहले जब मैं स्क्रीन आउट होता था तब मुझे वो 100% वाला आता नहीं था और मैं स्क्रीन आउट होता था। अभी ये मेरा कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा है, मुझे 100% वाला ये नहीं आता है कि आई एम गेटिंग कॉन्फ्रेंस इन, आई एम गेटिंग रिकमेंडेड, तो मैं हर बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, बट मैं उस गलती को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गलती हो कहाँ रही है। मुझे जो गलतियाँ लग रही हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये गलतियाँ तो काफ़ी छोटी हैं, ये शायद मतलब शायद मैं गलत चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ, ऐसा गलतियाँ हैं ही नहीं। तो बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल में कर रहा हूँ। अभी तक मैं 4 हिट एंड ट्रायल कर चुका हूँ, बट आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि जिस दिन मैं रिकमेंड होऊंगा मेरे पास एकदम क्लियर कट मैप होगा जिससे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ ये तरीके से कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और इस तरीके से रिकमेंडेड होते हैं। क्योंकि एक बार अगर मैं रिकमेंड होऊंगा तो मैं शायद अगली बार जब मैं आऊँगा रिकमेंड होने तो मैं स्क्रीन आउट नहीं होगा। द वेरी सेम थिंग विच आई एम डूइंग विद स्क्रीन, एक बार वो प्रोसेस का वो कोड क्रैक हो जाए। सो यस दैट्स इट। बाकी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। So yes guys, that's it for this video. मैं अगली वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं बाय जॉइनिंग आवर चैनल और आवर एसएसबी ग्रुप एज वेल। सो यस दैट्स इट। मैं अगली वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।